नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप इंडिया टीवी का चुनाव मंच देख रहे हैं। चुनाव चल रहा है, आपके राज्य में बड़ा जबरदस्त चुनाव चल रहा है, बड़ा जोरदार प्रचार हो रहा है। पूरे देश भर के नेता आ रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, सबके दौरे लग रहे हैं। और 15 साल सरकार चली भारतीय जनता पार्टी की, रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद बड़ी बुरी हार हुई और पिछले 5 साल कांग्रेस पार्टी की, भूपेश बघेल की सरकार चली है। अब इस सरकार में क्या काम हुए हैं, क्या दावे हैं उनके, और वो आने वाले 5 सालों के लिए क्या वादे कर रहे हैं, ये सब हमारे सामने है। और भारतीय जनता पार्टी उनके काम में और उनके दावों में पंक्चर लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या ये हो पाएगा इस बार? ये चुनाव इसी बात का है सारा। लेकिन बड़ी तीखी बयानबाजी दोनों ओर से होती है, ये आप देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लेकिन एक खासियत है, किसी आरोप को डक नहीं करते हैं, किसी सवाल से बचते नहीं है, जोरदार उसका पूरा जवाब देते हैं। सन ऑफ द सॉइल, मिट्टी से जुड़े हुए इंसान की उनकी पहचान है। और भारतीय जनता पार्टी फिलहाल एक चेहरे की तलाश में है। वो चेहरा रमन सिंह होंगे नहीं होंगे, ये अभी उनकी पार्टी में तय नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी गहरी जड़ें हैं राज्य के अंदर। तो ये चुनाव कांटे का है, लोग मान रहे हैं। और लोगों को लगता है कि ये जो अब कैंपेन चलेगा, इसमें जो धुआंधार प्रचार होगा बड़े बड़े नेताओं की तरफ से, वो काफी हद तक जो स्विंग वोट होता है उसको डिसाइड करने में मदद करेगा और वही तय करेगा कि कौन हारता है, कौन जीतता है, क्या मार्जिन रहता है। आपके बीच में आज दिन भर प्रदेश के, देश के बड़े बड़े नेता मौजूद रहेंगे, दोनों पार्टियों से, कांग्रेस से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी। और आपकी भागीदारी के बगैर, आपकी पार्टिसिपेशन के बगैर हमारे कार्यक्रम अधूरा है। तो बीच बीच में आप तक भी हम लोग पहुंचेंगे, माइक आपके हाथ में आएगा, तो आपके मन का कोई सवाल हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। लेकिन आज दिन की शुरुआत करने के लिए हमारे बीच में एक बड़े सीनियर लीडर हैं, बड़े खास मेहमान हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनका 4 साढ़े 4 दशक का राष्ट्रीय राजनीति का अनुभव है। वो समझते हैं कि देश की राजनीति कैसे होती है, वो समझते हैं छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में क्या राजनीति होती है, ऐसे प्रदेश के मुद्दे क्या हैं। तो आज उनसे बात होगी और तमाम विषयों पर उनसे सवाल पूछे जाएंगे। और उनकी भी ख्याति यही है, सवाल कैसा भी हो खुलकर बैटिंग करते हैं। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी की। सर, मीनाक्षी ये सेशन कंडक्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राजनीति का ये चुनाव मंच सजा हुआ है और इस वक्त हमारे साथ मंच पर एक बेहद खास शख्सियत मौजूद है। वैसे तो किसी परिचय के मोहताज है नहीं, लेकिन फिर भी इनका तारुफ करा दूं। सक्रिय राजनीति में बीते 44 साल का इनका जबरदस्त अनुभव है। ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स, उत्तर प्रदेश की खाटी राजनीति की समझ से लेकर एक नई किस्म की राजनीति का दौर, आज की मॉडर्न पॉलिटिक्स के भी कांग्रेस के सेनानियों में मैं कहूं तो ये महारथी हैं। जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी का। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर, आप कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। आप सभी राज्यों में घूम भी रहे होंगे, दौरे कर रहे होंगे, लोगों से मुलाकातें कर रहे होंगे। आपको तो कांग्रेस के अंदर की बात से लेकर सारी जानकारी है। इस बार जनता आपको क्या स्कोर कार्ड देने जा रही है? नमस्कार। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। मैं कांग्रेस का स्कोर कार्ड बताने के पहले भाजपा का बता दूं। वो टेस्ट मैचों की सीरीज चलती है ना, तो 5-0 है और 5-0 है हार की टेस्ट सीरीज। एक राज्य ये श्योर होके नहीं बता सकते कहां जीतेंगे। मैं शुरू करता हूं मिजोरम से। एक सीट थी, मणिपुर की वजह से वो भी खतरे में है, तो वहां सोच नहीं सकते। हम और हमारे बगैर कोई सरकार वहां बन नहीं सकती। मैं दावा नहीं करता कि वहां हम 2/3 बहुमत से या अपनी खुद सरकार बनाने जा रहे हैं। अब 0 सीट के साथ वो सरकार में शामिल तो नहीं हो पाएंगे। तेलंगाना,
लड़ाई वहां बीआरएस बनाम कांग्रेस हो गई है, भाजपा कहीं है नहीं। तो वहां भी अगर 10 विकेट से नहीं हारेंगे तो 9 विकेट से हारेंगे। राजस्थान जिसके बड़े चर्चे थे और कहा यह जाता था कि वहां आपस में बड़ा झगड़ा है, उल्टा हो गया। चुनाव आते आते थे तो हमारे अंदर दिखा भी नहीं पा रहे हैं कहीं झगड़ा है भी नहीं, पर उनके यहां क्या हो रहा है कहने की जरूरत नहीं है। वसुंधरा जी की नाराजगी बहुत भारी पड़ेगी। और छत्तीसगढ़ जहां हम आप बैठे हैं, मध्य प्रदेश, चुनाव की तारीख का इंतजार है। जिस तरह एक बनी बनाई सरकार को वहां गिराया गया था, डकैती हुई थी विधायकों की, तो वहां के लोग सजा देने को तैयार बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में यहां रिवाज है 15 साल में ही सरकार बदलती है, तो वो रिवाज कायम रहेगा। बघेल सरकार पिछली बार से आगे बढ़ती है या 1-2 सीट पीछे होती है, सिर्फ इसी का इम्तिहान है। पर जिस तरह बघेल जी ने काम किया है, मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ी बात इस आदमी ने एक की है। मैं पूरी सरकार की बात करता हूं, कहलाती है बघेल सरकार, कि अब लोगों को लगने लगा कि हां, छत्तीसगढ़ी सबसे बढ़िया, कपड़े से, पहनावे से, खान पान से, दिखने पे छत्तीसगढ़ी लगे, सफारी पहन के, और महाराजा राजा न लगे, छत्तीसगढ़िया लगे। जिस तरीके से, मैं तो एक बात के लिए, यहां यूथ बहुत बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, हो सकता है मेरा थोड़ा सा गूगल गड़बड़ हो, मुझे बता दें क्या किसी राज्य ने हिंदुस्तान के ये हिम्मत की है कि केजी से पीजी तक नौजवानों की शिक्षा मुफ्त होगी? ये क्या किसी राज्य ने कहा? और मैं तो दुनिया भर में बहुत सी जगहों पे घूमा हूं, बहुत बड़े बड़े देश अपने आप को बड़ा सफल देश कहते हैं, बहुत से देशों में भी ये नहीं है, दुनिया के बड़े देशों में भी ये नहीं है। और ये अगर किसी ने कर दिखाया है तो देखने, सुनने, काम करने के अंदाज में एक छत्तीसगढ़िया ने करके दिखाया है। तो मैं तो उनको इसका पूरा श्रेय देता हूं। और आप देखिएगा नौजवानों की क्या होता था, फीस की प्रॉब्लम, एडमिशन की प्रॉब्लम, जिस तरह उन्होंने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ाए हैं, एक नई योजना यहाँ इंग्लिश मीडियम की चालू की है उन्होंने। कल ही राहुल गांधी भी कह रहे थे कि अब सभी को इंग्लिश मीडियम में एडमिशन दिलवाएंगे। यहां तक तो बात अच्छी है, आपने बीजेपी का स्कोर कार्ड तो बता दिया, लेकिन कांग्रेस का स्कोर कार्ड क्या 5-0 रहेगा? अब इंडिया का स्कोर 5-0 रहेगा, ये बता दूं मैं आपको। और इंडिया का मतलब क्या होगा ये आप जानते हैं। 5-0 रहेगा, ये मैं कह नहीं रहा हूं, दावा कर रहा हूं। और मैं कहूंगा फिर इलेक्शन के बाद वापस मत जाइएगा, एक दिन फिर हम आप यहीं बैठेंगे और मैं अपना 5-0 का स्कोर कार्ड आपको दिखा दूंगा। ये तो मैं बोलने वाली थी मैं आपसे कहने वाली थी, ये आत्मविश्वास के पीछे कारण क्या है? ये आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास है? ये हकीकत है, सच्चाई है, सामने दिख रहा है। जो ना देखना चाहे वो 3 दिसंबर तक जहां जो सोचना हो सोच ले। आपको इतना भरोसा है कि इंडिया का स्कोर कार्ड या कांग्रेस का स्कोर कार्ड बहुत अच्छा रहने वाला है? आप 5 राज्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं, 3 राज्यों में तो जीत कमोबेश तय सी नजर आ रही है, जितने आपके पार्टी के लीडर से बातचीत होती है, जो भाव समझ में आता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आते हैं तो वो ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के हक को मारा गया है। क्या कहेंगे आप? कहते हैं, और मोदी जी तो कभी झूठ बोलते ही नहीं, आज तक नहीं बोला उन्होंने, और बोला भी तो माना नहीं कि मैंने झूठ बोला है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लगता है वो रमन सरकार के बारे में कह जाते हैं। कैसे वो इनकार कर सकते हैं? भारत का प्रधानमंत्री जिसके पास दुनिया के सारे आंकड़े, आज सबसे बड़ी समस्या अगर कोई इस देश के सामने है तो किसानों की और बेरोजगारों की। इस हिंदुस्तान की सबसे कम बेरोजगारी अगर कहीं है तो कहां है मालूम है? हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट।
इससे ये आजकल के जमाने में नए बने राज्य के लिए यहां आज है 0.8%, और ये 0.1% 8% के बीच में वेरी करती है। और भाजपा के टाइम में क्या थी मालूम है आपको? 22%। तो 22% से जो आदमी 0.8% पे लाए, उसके बारे में क्या मोदी जी मेरे ख्याल से झूठ नहीं बोलते, पर ये आंकड़े तो कुछ अलग बयान कर रहे हैं। अब इनके बारे में मैं एक चीज और बताऊं। अभी अमित शाह जी आए थे, मैं 20 को यहां आया था, वो 18-19 थे। वो एक चीज बोल गए कि ये जो नगर नार है, यहां एक प्लांट बना है, 2700 करोड़ रुपए में लगा है, जमीन आदिवासियों की छीनी गई, सब कुछ छीना गया, बड़ा एजिटेशन हुआ, बन के तैयार हो गया। अब बन के तैयार तो हो गया, अब उसे ऑन सेल कर दिया, बिक जाएगा। तो क्या सरकार ठेकेदार हो गई है, एजेंट हो गई है कि गरीबों की जमीन कब्जा करे और कब्जा करने के बाद वहां जुल्म ढाए, और जब बन जाए तो 2 में से 1 तिजोरी को ट्रांसफर कर दे। मैं तो फिर एक बार बघेल साहब को बधाई दूंगा। उन्होंने कहा अगर आपको बेचना ही है तो प्रदेश सरकार खरीदार है, प्रदेश सरकार को आप दे दीजिए, किसी पूंजीपति को मत दीजिए। उन्होंने ये कहा कि हमने इसे कैंसिल कर दिया है। मैंने कैबिनेट डिसीजन, जियो, नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट का सब दिखा दिया कि ये है बेचने का ऑर्डर, और मैंने उन्हें 1 सप्ताह का टाइम दिया था कि 1 सप्ताह बाद आप बता देना, वो ऑर्डर दिखा देना छत्तीसगढ़ में। आज 9 दिन हो गए, 10 दिन, आज तक वो ऑर्डर नहीं दिखा पाए। यानी इतना बड़ा, फिर मैं कहूंगा झूठ तो बोलते नहीं, तो आदत है। तो जो उन्होंने कहा था, मेरी फिर चुनौती है कि अभी चुनाव में काफी दिन है, 1 हफ्ते का समय मैं उनको और देता हूं, 1 हफ्ते बाद फिर पूछूंगा उनसे कहां है वो ऑर्डर जिससे आपने नगर नार को बेचने की सूची से हटा दिया है। आप ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, लेकिन इसके ठीक उल्टा बीजेपी तो ये कहती है कि बघेल सरकार ने तो गरीबों के घर छीन लिए, और एग्जाम्पल के तौर पे वो ये कहती है कि बीजेपी के समय में जो गरीब तबकों के लिए कॉलोनाइजर्स थे, उनके लिए 5% अलग से हिस्सा रखा जाता था, लेकिन 15% बल्कि 15% लैंड पोर्शन छोड़ना होता था। लेकिन जब से भूपेश बघेल सरकार आई है तो उन्होंने पूरा का पूरा ठेका कॉलोनाइजर्स को दे दिया है, बिल्डर्स के हाथ में दे दिया है। अब वो तय करते हैं कि गरीबों को जमीन मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनके आवास बनेंगे या नहीं बनेंगे। पीएम आवास योजना के तहत भी वो कहते हैं कि गरीबों को तो लाभ मिल ही नहीं रहा है। अब मैं आपसे, शायद राहुल जी की वो घोषणा आपने नहीं सुनी, हमने, राज्य ने, केंद्र से तो हमें कुछ मिलता नहीं, राज्य ने करीब 17 लाख आवास बना के गरीबों को देने के लिए कहा। ये हमारा है। अब 17 लाख आवास ना दिखाई पड़े और कह दें गरीबों की सर से हमने छत हटाई है, तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। मैं तो चुनौती कह रहा हूं, 17 लाख छत्तीसगढ़ आवास न्यास नाम की योजना में हमारा कमिटमेंट। तो अब छीना की दिया, ये सामने है। मैं फिर कहता हूं, आप अपने 15 साल को एक तरफ तराजू उठाइए, 15 साल भाजपा सरकार की उपलब्धियों को रख दीजिए और 5 साल बघेल सरकार को रख दीजिए, बहुत भारी होगा हमारा पलड़ा, ये दावा है हमारा। हम थोड़ा सा कास्ट सेंसस पर भी आते हैं, क्योंकि चाहे प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आए, चाहे कल राहुल गांधी को हम सुन रहे थे, बार बार जातिगत जनगणना की बात होती है। पहले तो मैं इस पर आपकी भी राय जानना चाहती हूं कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। राहुल जी की भाषा में कहूं तो इससे एक्सरे हो जाएगा, किसका कितनी जनसंख्या है। भारत के जो संसाधन है, भारत माता के जो संसाधन है, उनमें बटेगा, सबका ख्याल रखा जाए। हम लेना कुछ नहीं चाहते, ये मैं गलतफहमी दूर कर दूं, किसी का हिस्सा कम करना चाहते हैं, पर जो पिछड़े हुए हैं उनकी अलग गणना होनी चाहिए, और गणना के अनुसार उनकी निश्चित रूप से उनकी जो कमियां हैं, जो उनमें पिछड़ापन है, जो है उसे दूर करने के लिए हम वचनबद्ध हैं और इसे करेंगे, इस सरकार का वायदा है। लेकिन सर, ये तो सोशियो इकोनॉमिक सेंसस से भी किया जा सकता है।
सोशल सिचुएशन क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है। अगर बघेल सरकार की बात करें तो विधानसभा में तो उन्होंने भी सर्वे का पूरा आंकड़ा रखा, तो फिर कास्ट सेंसस क्यों? कास्ट सेंसस बदलती रहती, रेशियो बदलता रहता है। आज अगर हम ये कह रहे हैं कि आज जो भारत के सामने चुनौतियां हैं, इस देश के सामने चुनौतियां हैं, तो आज एक बार जनगणना हो जाए, एक बार कास्ट बेसिस सेंसस हो जाए, इसमें इतना ज्यादा मोदी जी को आपत्ति क्या है? इसमें शिकायत क्यों है उनको? वो डर क्यों रहे हैं? तो मैं तो बहुत साफ कहना चाहता हूं कि मैं पक्षधर था, पक्षधर हूं, और जब तक नहीं हो जाएगा हमारी आवाज उठती रहेगी, और जहां जहां हमारी सरकार है हम वहां करेंगे। तब तो फिर सवाल ये आएगा कि 2011 में भी तो किया था, उसके आंकड़े क्यों नहीं पेश किए गए? जो हमने उस समय जनगणना का कहा था हुआ, और सामने हमने वादा किया है कि आज जब से ये बात आई है देश में, हम करेंगे, और करने में हम वचनबद्ध हैं। आज भी कह रहे हैं कि हम पूरा करेंगे उसे। मैं ये सवाल सिर्फ एक चैनल की न्यूज एंकर के तौर पर नहीं, पॉलिटिक्स के विद्यार्थी के तौर पर भी आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, आपका इतना लंबा राजनीतिक करियर है, 44 साल, आपने परिवर्तन होते हुए देखा है राजनीति में। आप जैसे पढ़े लिखे नेता, आप हो, शशि थरूर हो, चिदम्बरम हो, मैं बीजेपी की भी बात कर लूं, निर्मला सीतारमण है, जयशंकर है, अश्विनी वैष्णव है, एक लंबी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की। आप लोगों को तो ऐसी जमीन एक तैयार करनी चाहिए जिससे आने वाली भावी पीढ़ी जो राजनीति करती है वो जातीय भेद में ना पड़ के बल्कि डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के बारे में बात करे, सोशल स्टेटस के बारे में बात करे। जाति की बात क्यों हो कि कोई मिश्रा हो या कोई तिवारी हो, कोई जोशी हो या मोदी हो, बघेल हो, इसकी क्या जरूरत है राजनीति में? सामने लोग बैठे हैं, अगर इसी तरह देश आपके सामने बैठा है, भारत माता किस किस को मिला के कितने उससे बनी है, ये जानना क्या कोई भी गलत होगा? हमें ये तो पता लगे कि किस जाति का कौन कितना पिछड़ा रह गया। और हम अगर संपूर्ण भारत की बात, मैं संपूर्ण भारत की कर रहा हूं, अगर उसे आगे बढ़ाना है तो जो पीछे छूट रहा है उसे सहारा देना पड़ेगा। भारत बढ़े आगे, कुछ लोग आगे न बढ़े। अब जैसे आज हो रहा है मोदी सरकार में, 14 लोगों के घरानों में देश की 70% संपत्ति सिमट कर रह गई, और बाकी लोग जो हैं वो पीछे होते जा रहे हैं। गरीबी रेखा के नीचे 22% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। और जबकि या तो ये होता है ना कि इंडेक्स नीचे जाने लगे तो बदल दो, मोदी सरकार में ही बदला गया, फिर बदला गया, उसके बाद भी 22% लोग नीचे आए। तो ये नहीं अगर हम जानेंगे कि कितने प्रतिशत लोग आगे बढ़े, कितने पीछे आए, कितने गरीबी के ऊपर गए, तो हम देश के भविष्य का संसाधन के अनुसार से सपना कैसे देखेंगे, उसे पूरा कैसे करेंगे? आपकी बात ये सही हो सकती है, तो फिर कांग्रेस ने ये नारा क्यों दिया था, न जात पे न पात पे मुहर लगेगी हाथ पे? या तो तब वो नारा गलत था या फिर आज राजनीति हो रही है? अगर आप उसे चुनाव के दृष्टिकोण से जोड़ देंगी तो सही होगा, पर जिस तरह भारत तोड़ा जा रहा है आज धर्म के नाम पर, अब मैं इसे जितना कहेंगे उतना विस्तार में जाऊंगा। चुनाव की आचार संहिता लागू है, जब सरकार आमादा हो कि देश को बांटे, तो उस समय हमारा नारा कल भी प्रासंगिक था, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। माफ कीजिएगा, मैंने इस्तेमाल कर लिया आपके मंच को हाथ के लिए, पर नारा पूरा पढ़ दिया मैंने। तो हम जाति धर्म के आधार पर राजनीति हो, इसके पक्षधर नहीं है। और ये जो हम बात करते हैं सामाजिक जनगणना की, तो वो चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं, भारत देश के लिए करते हैं, यही फर्क है। हम थोड़ी राजनीतिक चर्चा राष्ट्रीय फलक पर लेकर आ गए हैं, चूंकि जातिगत जनगणना की चर्चा के साथ साथ इंडिया अलायंस की सेहत कैसी है, प्रमोद तिवारी जी? इंडिया अलायंस आज देश की जरूरत है, देश को बचाना है, लोकतंत्र को, संविधान को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को, भारत के गरीबों को। तो इंडिया आज वक्त की जरूरत है, जो हमारे बटे हुए वोट हैं एक हों। क्या था
पिछले चुनाव में 37.8% पाके बीजेपी ने शासन किया 5 साल, उसके पहले 31.8% पाके किया। तो अगर हम राजनीतिक रूप से, जब लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ बाहर से नेता कम आ रहे हैं, ईडी सीबीआई छत्तीसगढ़ में ज्यादा आ रही है, जब इस तरह दुरुपयोग हो रहा हो संस्थाओं का, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, ये ऐसे काम कर रही हैं जैसे भाजपा के फ्रंटल संगठन करते हैं, उनके लिए जो जहां से बोले आप उसके खिलाफ चले, और आप पर कोई चेक नहीं, आप पर कोई लगाम नहीं, तो उस समय सबको एक होना पड़ेगा और एक अघोषित, मैं अघोषित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो तानाशाही आई है, इससे लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए हम एक हैं। सेहत सबकी ठीक रहती है, इंडिया की भी ठीक है। हाँ, सीजनल बुखार उखार तो आता रहता है, थोड़ी हरारत होती रहती है, पर बड़े उद्देश्य के लिए हम सब तय है और हम सब मिलकर लड़ेंगे। आपने कहा मौसम बदलता रहता है, फ्लू आता रहता है। अखिलेश यादव का बयान क्या वही सीजनल फ्लू था? देखिए, अगर बयानबाजी ना हो तो राजनीति फिर ठंडी पड़ जाती है। तो बयानबाजी चलने दीजिए, लोगों को भ्रम में रहने दीजिए। अखिलेश जी ने अभी 2 दिन पहले कहा है, इंडिया मजबूत था, इंडिया मजबूत है, इंडिया मिलकर लड़ेगा और भाजपा को हराएगा। अखिलेश यादव के इस बयान को याद रखिए, और कांग्रेस का भी यही बयान है। तो हम दोनों इस मामले में कि पार्लियामेंट का चुनाव पूरी ताकत से एक साथ मिलकर लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में यानी सब कुछ ठीक है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक है? मैं मानता हूं पूरी तरह ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जैसा मैंने कहा आपसे कि बयानबाजी वगैरह कौन करता है, किस लेवल पे होती, जहां भी होती है, हमको संयमित बोलना चाहिए। वो बोलना चाहिए जो हमको मजबूत करे, कमजोर न करे। अगर कहीं हो गया है तो आगे और ध्यान रखें। मैंने इंडिया अलायंस की सेहत की बात इसलिए की तिवारी जी, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का भी एक बयान पढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिल्ली और पंजाब छोड़ दे, हम मध्य प्रदेश और राजस्थान छोड़ देंगे। मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं वही गलती नहीं करना चाहता जो अभी आप उससे पूछ रही थी। हम दावे के साथ एक चीज कह रहे थे कि अलायंस पूरे देश में होगा, और अलायंस में सारे देश में सारे जो जहां पर जितना ताकतवर है उसके हिसाब से उसे सीटें मिलेंगी। ये हमारी बातचीत चल रही, सीट शेयरिंग की भी बात चल रही। अब दिक्कत ये है कि समय से पहले बोल दो तो दिक्कत हो जाती है। अब हमने अपना नाम इंडिया रख लिया तो भारत का संविधान बदलने लगे लोग। कल तक जो कहते थे चक दे इंडिया, जो कहते थे मेक इन इंडिया, चलो इंडिया, बैठो इंडिया, सो जाओ इंडिया, और वो इंडिया नहीं बोलते, और इंडिया बोलते तो खांसी आने लगती है। तो छोड़िए, बहुत सी चीजें हमारी सीक्रेट हैं, वो रहेंगी, हम एकजुट होकर लड़ेंगे। इंडिया अलायंस का चेहरा राहुल गांधी होंगे मोदी के सामने 24 के चुनाव में। आप मुझे राहुल गांधी की प्रशंसक लगती हैं इसलिए कह रही हैं, हम भी हैं, हम भी प्रशंसक हैं। लाखों करोड़ों लोग हैं, खास तौर से जब से कन्याकुमारी से कश्मीर तक आए हैं तो उनके लिए लोगों की सोच एक बहुत पॉजिटिव हुई है। पर मैं एक चीज आपसे कह दूं, भारत का संविधान क्या कहता है देख लीजिए। मैं तो रोज कोट करता रहता हूं उसे कि पहले पॉलिटिकल पार्टियां लड़ेंगी, पॉलिटिकल पार्टियां लड़ने के बाद अगर बहुमत आया तब तो प्रधानमंत्री की बात होती है। इस बार आएगा 2/3 बहुमत से इंडिया आएगी। और फिर जब राष्ट्रपति, क्योंकि देश की बात है, वरना राज्यपाल अगर प्रदेश की बात हो, तो बहुमत वाले दल को नेता देंगे। अब भाजपा के लोग नाराज हो गए मुझसे, उन्होंने कहा कि एक ऐसी बारात है जिसमें दूल्हे का पता नहीं। ठीक है, अब कोई बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। उसका कारण है, मैंने उनसे कह दिया कि तुम अपना घर सजा के रखना, संवार के रखना, राजनीतिक दुल्हन तैयार रखना। मैं फिर कह दूं, राजनीतिक दुल्हन तैयार रखना। इंडिया का दूल्हा आएगा और शादी धूमधाम से होगी। उसके बाद से उन्होंने बोलना बंद कर दिया। तो उसमें कौन सी दिक्कत की बात है? जब संविधान के अनुसार हम पहले नेता नहीं, संविधान के अनुसार नेता चुना जाता है, उसके बाद तो हम संविधान विरोधी काम क्यों करें? अब वही सवाल जो आपने मुझसे पूछ लिया, मैंने तो यहां नहीं कहा कि आपका दूल्हा कौन है। यहां किसी को पता है मुख्यमंत्री कौन होगा? छोड़िए, जो संविधान के अनुसार है उसी चेहरे पे लड़ा जाता है। आखिरी प्रश्न,
प्रमोद जी, कांग्रेस बड़ी बदली बदली नजर आती है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आती है। कभी जो लगता था आज से 5 साल पहले कि कुछ डिफेंसिव मोड में है, अब आप ऑफेंसिव मोड में हैं। ये मोड का स्विच कैसे हुआ? जनता रूपी मतदाताओं ने कर दिया। अब अगर हम अब भी आत्मविश्वास में न हो, खुद ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं, और हमारे चेहरे पे खुशी न नजर आए। हिमाचल भाजपा से हमने छीन लिया, कर्नाटक छीन कर भाजपा को साउथ से 0 कर दिया, और अगर अब भी हमारे चेहरे पे खुशी नजर न आए, आत्मविश्वास नजर न आए, तो मैं कहूंगा कि राजनीतिक रूप से भूल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद तिवारी जी, हमारे साथ इस चुनाव मंच में चर्चा के लिए, साथ देने के लिए। इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप लोग यहाँ जो हमारे दर्शक बैठे हुए हैं, अगले सत्र का इंतजार करिए, क्योंकि अगला सत्र इससे भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मेरी तरफ से एक सवाल पूछ लीजिएगा, जो भी भाजपा का है, कि अमित शाह जी से पूछ के बता दें कि नगर नार का कैंसिलेशन कब हुआ है। एक चीज जो प्रोजेक्ट 2800 यहां तो दिया जा रहा है धान का दाम, उत्तर प्रदेश जहां से मैं आता हूं वहां भी दिला दें, वहां तो 1100-1200 बिक रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी।